वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 18 टू 1947। इसका पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको दो स्टेजेस बताए थे। पहले मैंने बताया था आपको डिसर्टिफिकेशन के इंडियन जो पीपल्स थे यहाँ पे कैसे कैसे वो रूल्स खुद ही बनाते थे। कौन लोग? वो ब्रिटिशर्स, यानी कि उनको आर्मल एक्ट, ठीक है ना, वर्निकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है ना, यानी आर्म्स एक्ट यहाँ पे बनाया गया था। और फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंडियन कांग्रेस वजूद में आई थी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बताया था बहुत सारे लोग ऐसे भी वजूद में आए थे, ठीक है ना, बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, जो इस चीज को मानते थे कि हमें इंडियन पीपल्स को पावर्स मिलने चाहिए, यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम्स होने चाहिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अलग होनी चाहिए। तो वो सारा हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था जब हम थर्ड फेज में आ जाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि मूवमेंट्स कैसे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे अब आग अंदर ही अंदर से इंडियन के पीपल्स में, यहाँ के ब्रिटिशर्स के जुल्म से लोग तंग आने लगे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डायरेक्शन की जरूरत थी, एक आंख की जरूरत थी, एक पर्टिकुलर एक वे की जरूरत थी। और वे दिखाने वाला आया था एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। और 1460 ईयर्स के एज में यहाँ साउथ अफ्रीका से वापस आया था 1915 में। यानी अब जो डायरेक्शन इंडियन पीपल्स को दिखानी थी, अब जो वे इंडियन पीपल्स को दिखानी थी, अब जो तरीका इंडियन पीपल्स को दिखाना था, वो तरीका दिखाने वाला द फादर ऑफ अ नेशन जिसको कहा जाता है महात्मा गांधी, और 1915 में यहाँ पे आ जाता है। और जब ये साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट था, इसने ये चीज देखा था कि ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान कैसी लड़ाई हो रही थी, और वो लड़ाई थी बेस ऑफ द कलर। और इसने यहाँ पे भी, अब वहां पे क्या हुए थे, वहां पे यही रिजल्ट हुआ था कि सब टुगेदर हुए थे। और ऐसे ही क्या कह रहा था, यही बता रहा था, इसका मैनिफेस्टो यही था कि all the Muslims as well as Hindus should unite to fight the Britishers. If we want to win the war, if we want to fight against the Britishers, we have to go together. हमें सबको क्या होना चाहिए? टुगेदर होना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। After that we can get what we want, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और व्हाइट्स की कहानी इसने सुनी थी, ये वहां से आया था। अब इसने क्या किया, यहाँ पे 12 प्रिंसिपल्स को स्टार्ट किया, सत्याग्रह। और सत्या मीन्स ट्रुथ, और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। यानी कि जब ये 1915 में यहाँ पे आ जाता है, यहाँ के लोगों को ये सत्याग्रह का कंसेप्ट देता है। और ये जब वहां से आ जाता है, फिर ये ऑल ओवर द इंडिया एक साल तक यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया घूमता है, यहाँ के लोगों के मतलब को समझने की कोशिश करता है, यहाँ के रूल्स को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो ये लोग ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहा था। लोगों के मुश्किलातों को दूर करने की क्या क्या समस्या है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको एक साल तक उसने समझा। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में उसने किया। वहां पे जो इंडिको कल्टीवेशन मैंने आपको बताया था, बंगाल में ये हुआ था। और बंगाल में जब ठीक है ना, बंगाल में खत्म हुआ था, इसके बाद ये कहाँ चला गया था? बिहार में। और बिहार में इंडिको कल्टीवेशन पर लड़ाई होती थी, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम इंडिको की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। जहाँ पे मैंने आपको बताया था उनको लो वेजेस दिया जा रहा था, और इनके रूट जो थे वो जमीन के अंदर होते थे, और ये राइस कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। और जहां पे जब ये यहाँ पे आया, उसने बताया कि इंडिगो कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद आता है 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां पे वर्स इंडस्ट्री में एक डिस्प्यूट होता था, क्योंकि ब्लैक
डिजीज जब फैल गई थी उस टाइम पे इनको बोला गया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 उनको रुपीज दिए जाते थे, उनको 170 रुपीज दिए जाते थे। अगर पहले मतलब 100 ड्यूरिंग दिस प्लेग टाइम उनको 170 बढ़ाया गया। अब जब ये दौर खत्म होया तो उनको बता रहे हैं कि हम 120 के हिसाब से देंगे, और ये लोग स्ट्राइक पे आ गए थे। ये लोग ये चीज नहीं मान रहे थे, और फिर गांधी जी वहां पे आया, उसने कुछ 135 रुपीज के हिसाब से दिए, ठीक है ना, यानी कि इनको इनके बीच में कुछ पैसे दे रखे, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर होता है कीड़ा सत्याग्रह 1918 में, जहां पे हाई रेवेन्यू डिमांड किया जाता था, और इसने क्या किया, उसने बताया नहीं आपको इतना पे नहीं करना है। और यहाँ पे रिवोल्ट सत्याग्रह होता है। रिवोल्ट सत्याग्रह मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक एक्ट पास होता है रिवोल्ट एक्ट, और रिवोल्ट एक्ट के हिसाब से जो भी इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल लिखेगा, यानी कि ब्रिटिश रूल बयान करेगा, इनके ब्रिटिश रूल के खिलाफ बोलेगा, उसको जेल लिया जाएगा। ये यानी कि इंडियन रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी करेगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो इनके खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा, उसको 2 इयर्स की जेल आ जाएगी, और विदाउट ट्रेल, यानी कि कोई अपील नहीं होगी, कोई यकीन नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगा। और इसको एज पर द इंडियन हिस्ट्री इसको ब्लैक डे करार दिया गया है। और इसको सत्याग्रह फिर क्या हुआ था, रिवोल्ट सत्याग्रह, यानी कि इसके अपोज जो हुआ था सत्याग्रह कहते हैं। और 6 अप्रैल को हड़ताल, डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर कहा जाता है, कि 16 अप्रैल को क्या कहा गया था कि आप हड़ताल करो। और 10 अप्रैल को क्या ये हड़ताल बढ़ गया था। ये हड़ताल किसके सत्याग्रह हुआ था, यानी कि ये था अगेंस्ट दिस रिवोल्ट एक्ट। और जब ये हुआ था मार्शल लॉ इंपोज हुआ था अमृतसर में, और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, और कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रिवोल्ट एक्ट के खिलाफ, और कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए आए थे। और वहां पे एक ह्यूज क्रमण था, कहां पे, जलियांवाला बाग में 1919 में। वहां पे हम 10th में भी इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मार्शल लॉ जब इंपोज हुआ था, और यहाँ पे 13 अप्रैल में लोग वहां पे जुमा हुए थे, कुछ बैसाखी के लिए और कुछ रिवोल्ट एक्ट के लिए। और जनरल डीआर ने क्या किया था, उसने फायरिंग के लिए क्या चारों दरवाजों को पहले बंद किया था, और उसके बाद फायरिंग के लिए अलाउ किया गया था। और thousands of people that were present at this Jallianwala Bagh were died, many were injured, बच्चे थे, हाँ, बूढ़े थे, हाँ, जवान थे, बहुत सारे इस दुनिया से चले गए थे, और बहुत सारे जख्मी हुए थे। ये थी कहानी 13 अप्रैल 1919 की। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक और मूवमेंट आ जाता है, दैट इज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है कि इंग्लिश जो थे इन्होंने फाइट की थी तुर्की, यानी ओटोमन एम्पायर, ठीक है ना। जो आपने वो देखा होगा ना, एक एपिसोड आता था, वो क्या था उसका नाम, दिमाग से ही चला गया, सुल्तानी उस्मानिया, यानी कि ओटोमन एम्पायर, ठीक है ना, वही मंगोलिया, ठीक है ना। तुर्की ओटोमन एम्पायर के अपोजिट में फाइट किया थे, और ये क्या था, खिलाफत वहां पर चल रही थी ओटोमन एम्पायर की, यानी वो वहां पर इस्लामिक रूल चल रहा था। और वबिल मोमिनीन इख्वाना, ये मुसलमान का भाई है एज पर द कुरान, ठीक है ना। तो ये मुसलमान, अगर वहां के मुसलमान को चोट आई थी, दैट मीन्स कि यहाँ के मुसलमान को भी चोट आई थी, यहाँ के मुसलमान भी एंगर हुए थे, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये भी एक साइड से उठने के लिए तैयार हुए थे। अली ब्रदर्स यानी शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने खिलाफत कम्युनिटी क्रिएट की थी। और गांधी को एक मौका मिला था, गांधी को टाइम मिला था कि ये हिंदू और मुस्लिम को आपस में मिला के ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या कर सके, फाइट कर सके। और इसने यही किया कि हिंदू को और मुस्लिम्स को मिला के
फाइट करना स्टार्ट किया अपोजिट द ब्रिटिश। नाउ व्हेन दिस थिंग हैपेंड देयर वाज इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू मूवमेंट दैट वाज द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या किस लिए हुआ? एक जो पंजाब में इन्होंने इनजस्टिस किया, एक जो पंजाब में इन्होंने रेवलाट एक्ट के खिलाफ जो लोग आए थे, जो बैसाखी मनाने के लिए बेचारे वहां पे आए थे, उन पे इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट फायरिंग की और इनके बदले चुकाने के लिए इसने यही नारा लगाया कि हमें इनका बदला लेना है। पंजाब इंजस्टिस के लिए ये प्रपोज था, 3 ग्राउंड्स थे। और इसके अलावा जो खिलाफत इशू था, जो इन्होंने ओटोमन एम्पायर पे अपना कब्जा जमाया था, यानी कि उन पे हमला किया था और मुसलमान के खिलाफत पर उसने क्या किया था? उन्होंने जो अटैक किया था उस पर भी। और इसके अलावा स्वराज मतलब ये जो स्वराज जो हाई टैक्सेस डिमांड कर रहे थे, ये जो उन्होंने एक्ट किए थे, रोलाट एक्ट किए थे और एक इनके खिलाफ होना है, ये 3 चीजें उनके माटू थे। पंजाब के लोग इसमें शुमाल हुए क्योंकि वो करप्ट महंतज को खत्म करने चाहते थे। आसाम के लोग इसमें भी क्या हुए? इसमें आ गए इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में। इसलिए उनके जो प्लांटेशन के वेजेस थे वो इंक्रीज हो गए थे, वो डिक्रीज करने चाहते थे क्योंकि उनको बेचारे वेजेस जो थे वो नहीं मिल रहे थे, वो कम मिल रहे थे। और इसके अलावा जो गुजरात है वहां पे हाई लैंड रेवेन्यू था, इनके उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू देना पड़ता था। और आंध्र प्रदेश में या हम आसाम की बात करेंगे, वहां पे ये बताया गया था गांधी जी इज अ ग्रेट, ठीक है ना? तो ऐसे स्लोगन्स लगाए थे। आंध्र प्रदेश की हम बात करेंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट सत्याग्रह यहाँ पे उठा था। इनकी ये सारे लोग मिलके इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में आए थे। क्लास 10th में भी हम इस चीज को पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊंगा। मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट इन कंट्री साइड, स्वराज इन प्लांटेशन। यहाँ पे टाउन्स में भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कंट्री साइड में भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे प्लांटेशन के यानी जमींदार यानी कि वो लोग भी आए थे। अब मूवमेंट टाउन्स में क्या मूवमेंट्स हुए थे? यहाँ पे बाइकाट किया गया था। इन मूवमेंट्स कंट्री साइड या टाउन्स की बात करेंगे, यहाँ पे बाइकाट किया था। फॉरेन फूड्स को बाइकाट किया था, फॉरेन गुड्स को बाइकाट किया था, फॉरेन क्लोथ्स को बाइकाट किया था, फॉरेन हर एक चीज को बाइकाट किया था। इवन द स्कूल्स वर बाइकाटेड, इवन द ब्रिटिशर्स के हर एक चीज को बाइकाट किया गया था, ब्रिटिशर्स के हर एक प्रोडक्ट को बाइकाट किया था, ब्रिटिशर्स के हर एक स्कूल को बाइकाट किया था, ब्रिटिशर्स के एजुकेशन को बाइकाट किया था, ब्रिटिश के ट्रेड को बाइकाट किया था, हर एक चीज को बाइकाट किया था। और जब ये बाइकाट किया गया था और इसके अलावा जब यहाँ पे क्या हुआ था, और फेब 1922 में यहाँ पे चोरी चोराई में क्या हुआ था? एक बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट के दरमियान यहाँ पे तितर बितर हुई थी, यहाँ पे आग लगाई दी गई पुलिस स्टेशन को, और जिसके वजह से 22 जो थे वो किल किए गए। और इसने महात्मा गांधी ने क्या किया? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को यहीं पे एंड किया था। और चीता रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये क्या करते हैं? स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 में बनाते हैं। और ये क्या चाहते हैं? ये डायरेक्ट एंट्री चाहते हैं पार्लियामेंट में। और इनका मानना ये था कि अगर हमें डायरेक्ट एंट्री पार्लियामेंट में मिलेगी तो हम अपनी बात को वहां पर रख सकेंगे और हमारी बात को वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हम वहां पर एज ए लीडर रहेंगे तो जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन ये ज्यादातर टिक नहीं पाई, यानी कि ज्यादातर टिक नहीं पाने का मतलब ये है कि ये ज्यादातर मतलब ज्यादा देर तक क्या मतलब उस हिसाब से ये कंटिन्यूस नहीं रह पाई। और यहाँ पे राष्ट्रीय समाविक सेवक संघ आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वजूद में आती है 1925 में। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई वजूद में आती है, ठीक है ना? तो ये थी कहानी। इसके बाद हम जाते हैं आगे, हम देखेंगे अब कहाँ पे ये जाते हैं, गांधी जाता है अब साल्ट लॉ पे, यानी कि यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हो जाता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। नाउ दे हैव टू लीव फ्रॉम द इंडिया, यानी कि डू और डाई मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी कहानी कि 6 इयर्स में यहाँ पे जब आता है। और ये यहाँ पे 3 सत्याग्रह यानी कि सत्या अहिंसा, चंपारण सत्याग्रह, इलाहाबाद मिल स्ट्राइक और केडा सत्याग्रह यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और फिर लिवलाट स्ट्राइक
सत्याग्रह, नो अपील, नो यकीन और नो दलील यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और फिर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है साल्ट मार्च, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और इसके बाद यहाँ से डिवीजन, फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि मुस्लिम आर इन डेंजर, और मुस्लिम डेंजर होने के साथ फिर यहाँ पे एक अलग सा देश बन जाता है, दैट वाज पाकिस्तान। और यहाँ पे जहाँ से एक तरफ की खुशी थी कि एक हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा अंग्रेज़ों से, जहाँ पे ये गुलामी कराते थे, जहाँ पे ये मतलब हर एक तरह के, अगर आप देखो कि यहाँ पे क्लास जब हमारे फर्स्ट ईयर, आई डो नॉट रिमेम्बर परहैप्स फर्स्ट ईयर में एक कहानी आती थी, वहां पे भी ब्रिटिशर्स ओल्ड मैन एक उसने वो वहां पे वो टांगा चलाता था, और वो भी वहां पे ये बताता है कि एक न्यूज़ आने वाली थी, एक न्यूज़ आने वाली थी, जो ये न्यूज़ आने वाली थी कि हम अनकरीब आज़ाद हो जाएंगे। एक खुशी थी, एक तड़प थी कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी गम था कि पाकिस्तान अलग हो रहा था। और वो कहानी भी हम आगे पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे साथ स्टडी प्लेटफॉर्म।